हेलो बच्चों। तो बच्चों, अगर आप हर चैप्टर का जो है बच्चों वन शॉट रिवीजन चाहते हो, एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को समझना चाहते हो और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, साथ में बोर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बच्चों आज जो है हम लेकर आए बच्चों एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो बच्चों बात करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। पहले जो नाम आता है बच्चों कि जो एटम जो होता है, एटम जो है बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एटम जो है, एटम एक ग्रीक वर्ड है जो है एटोमियो, जिसका मीनिंग होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो है काफी टाइम तक ये जो है आइडिया रहा। यहाँ पर लिखा है दीज आइडिया रिमेन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो है डॉल्टन्स की जो है एटॉमिक थ्योरी हमें पता चली, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जिसने क्या कहा कि एटम जो है क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल है किसका, मैटर का। ठीक है, देन हम बात करते हैं बच्चों कि जो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो एटम है, एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम आई, देखो क्या लिखा है, द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट एट दैट टाइम। पहला प्रॉब्लम, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब डिस्कवर हो गए तो एटम की स्टेबिलिटी बताने के अंदर बच्चों प्रॉब्लम आई। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों पॉइंट लिखा है क्या है, to compare the behavior of one element from other in terms of both physical and chemical properties। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बच्चों, जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम देखते हैं क्या लिखा है, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। एटम जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। देन टू अंडरस्टैंड द ऑरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय एटम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों जो हमें दिखाई दी। अब हम बात करते हैं बच्चों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसमें क्या है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में देखते हैं बच्चों क्या है। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है उसको एक्सप्लेन करती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। हाउएवर इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट ओनली टू पार्टिकल्स, मेनली किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर बच्चों मेनली जो थ्री लॉज है उनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि चार्ज जो जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब हम क्या करते हैं, ग्लास को जो है रब करते हैं किससे, सिल्क से, तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मेनली जो हम कहते हैं कि दो पार्टिकल को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पार्टिकल का नाम, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहला टॉपिक आता है बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन मिड 1850 मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे की बात हुई बच्चों, बिगिन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नॉन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, पार्शियली इवैक्यूएटेड मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बहुत कम होती है। इट इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.1, आगे डायग्राम में दिखा रखा है। एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेज ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहा, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। बच्चों यही कंडीशन है, ध्यान से देख लो बच्चों, यही कंडीशन है जहां पर गैस जो है आयनाइज रहती है, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, और जब गैस क्या हो गई, आयनाइज हो गई, तो हमें क्या मिल जाएंगे, आयंस मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो वही बात बच्चों यहाँ पर की हुई है। ठीक है, देन हम बात करते हैं बच्चों, ये जो बच्चों देखो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, ये जो है आपका एनोड, इधर है कैथोड, वैक्यूम पंप प्रेशर को कंट्रोल करने में काम आएगा, इधर हाई वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो कैथोड रे है, कैथोड रे को हम समझे तो क्या लिखा है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड जा रहा है उसको नाम दिया इन्होंने क्या, कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज और कैथोड रेज पार्टिकल, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो हो रहे, क्या कह रहे हैं, फ्लो होने की डायरेक्शन कैथोड टू एनोड। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड हमने लगा दिया एनोड में होल करके, तो पीछे की साइड वो स्ट्राइक कर रहा है पार्टिकल और वो ग्लो कर रहा है, तो वहां से कंफर्म भी हो गया बच्चों। ठीक है, जिंक सल्फाइड ध्यान रहेगा बच्चों। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पर एक और डायग्राम दिखाया, देखो यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसमें होल कर दिया, पीछे ZnS के लगा दी, कोटिंग लगा दी हमने। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों, द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड बिलो। क्या रिजल्ट मिले हमें, द कैथोड स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स टू एनोड। ठीक है,
Second point, these themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material. ऑलरेडी बात की हुई हमने फॉस्फेट मटेरियल की, ZNS की, ठीक है। इसका बच्चों एग्जांपल आप कह सकते हो, देखना क्या क्या होता है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फेट मटेरियल। जो टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है बच्चों, वो हमारा इसी जो हम कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो आता है बच्चों, देखना क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी वहां पर फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहां से बच्चों एक चीज पता चली, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपने क्या करा, इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब इसमें आपने कैथोड रे को भेजा, ठीक है। हमें नहीं पता उस पर कौन सा चार्ज है, तो कैथोड रे क्या होता है, कुछ इस तरह से मूव करा, मतलब पॉजिटिव प्लेट की साइड जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, तो हम क्या कह देंगे कि इसका नेचर, जो कैथोड रे का पार्टिकल जो है उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। thus we can conclude that electron are basic constituent of all the atoms, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन हमने कहा वो क्या होगा, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल एटम्स। आप कोई भी गैस लो अंदर, ठीक है, जब गैस आयनाइज होगी, जैसे ए गैस ली तो ए गैस के आयनाइज से हमें ए प्लस इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। अगर बी लेता हूं तो वहां भी क्या हो सकता है, बी प्लस हो सकता है, बी प्लस टू हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, क्या, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी बात की जाए तो बच्चों यहां से हमें क्या मिलता है, चार्ज टू मास रेशियो मतलब E/m की वैल्यू हमें मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक्सपेरिमेंटली E/m मिला है, ठीक है। तो ये कैसे मिला, इसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट है बच्चों। अगेन देखो यहाँ पर एक जो है डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को अच्छे से समझे बच्चों क्या है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर ये कैथोड, ये एनोड, ठीक है। अब कैथोड रे आया बच्चों, ठीक है, हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। देखो ये प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव, इधर ये प्लेट नेगेटिव, इधर N और S ये भी लगा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि जब इसके अंदर जो है कैथोड रे इसमें से यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एनोड में होल कर रखा है इसलिए वो आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर ये कैथोड रे गया, आगे क्या लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पहला केस अगर हम बात करें, दोनों ही एब्सेंट है, तो बिल्कुल ये सीधा जाएगा कहाँ पर, बी पर। कहाँ हिट करेगा ये, बी पर, ठीक है। अगर हम इसमें क्या लगाते, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, तो पता है हमें क्या होगा, जो है ये खुद नेगेटिव है, पॉजिटिव की साइड डिफ्लेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से बच्चों ये यहाँ जाता है ए पर। फिर अगर हम क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहाँ पे मूव करता है बच्चों, सी पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करते हैं दोनों को लेके कि ये अगेन कहाँ पर जाए, बी पर। और इस कंडीशन के अंदर बच्चों जब हम फॉर्मूले पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनली E/m की वैल्यू निकल कर आ जाती है। आप देख सकते हो E/m की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1.7588 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सारी चीज वही लिखी हुई है, देख लो, ठीक है। तो E/m कैसा आया वो समझ में आया, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैसा है बच्चों, तो ये कहाँ से आया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आता है बच्चों, जहां से चार्ज कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कितना लेके चलते हैं बच्चों हम, -1.6022 10⁻19 लेके चलते हैं। और यहाँ से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कैसे निकाला बच्चों, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज हमारे पास आ चुका है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। E/m हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी से पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, E से E क्या हुआ, कैंसिल आउट, किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, m की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 9.1 10⁻31 kg, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज E/m मास हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों इसके अंदर, देखना अगेन, जो एनोड रेज हैं, क्या नाम दिया उनको हमने, कैनाल रेज। क्या होते हैं ये, पॉजिटिव चार्ज होता है, आप यूं कह सकते हो कैटाइन जो मूव कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैनाल रेज या एनोड रेज। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, देखो, अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रेज। क्यों, क्योंकि अगर आपने ए गैस ली तो उसका कैटाइन A+ हो सकता है, बी गैस ली तो B+, तो दोनों चेंज हो गए,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस, ठीक है, अगेन वही चीज होगी। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे ए से ए प्लस भी बन सकता है, प्लस 2 भी बन सकता है, प्लस 3 भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों पॉइंट क्या लिखा है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन। अपोजिट होगा बिल्कुल, आप यूं कह सकते हो कि जैसे अगर ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और इसमें एनोड देखो भेजा, तो एनोड रे क्या हो रही है, इस साइड डिफ्लेक्ट हुई, नेगेटिव की साइड, क्योंकि ये खुद क्या है, पॉजिटिव है, ये खुद क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल से बना है, ठीक है। तो आगे क्या पॉइंट आया, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो H का क्या मिलेगा, H+, और H+ आया तो वो क्या होता है, प्रोटॉन। तो सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट आ गया, इसी को नाम क्या दिया, H+ को हमने प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन आ गए हमारे पास। देन हम क्या कह सकते हैं, आप देखो नेक्स्ट जो है आपके पास, जो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन बाय बॉम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है, ये लाइन कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में, आप ध्यान रखना। अगर हमने क्या लिया है, थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिए, लाइट मेटल की, और उस पर अल्फा रेज की स्कैटरिंग कराई है, बॉम्बार्डिंग कराई है, तो न्यूट्रॉन मिलता है। अगर गोल्ड फॉइल ले लेते तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, न्यूट्रॉन। देन इसके बाद बात करें बच्चों, इधर जो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रखा है बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास क्या, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स के अंदर हम बात करें बच्चों, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हम देखेंगे, देन रदरफोर्ड का। तो कुछ वैल्यूज बच्चों आपके सामने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, इनका एब्सोल्यूट चार्ज दे रखा है, इसका माइनस में होता है, इसका प्लस में, वैल्यू इक्वल। रिलेटिव चार्ज, ये -1 ये +1, न्यूट्रॉन के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। मास 9.1 10 की पावर -31 kg कहते हैं, ये 1.672 10 की पावर -27, 1.674 10 की पावर -27। थोड़ा सा न्यूट्रॉन क्या होता है, हैवियर होता है, किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। ये जो वैल्यू बच्चों, इसको आप 1/1837 कह सकते हो, ठीक है। इसको 1 ले सकते हो, इसको भी 1 ले सकते हो, ठीक है। आगे हम देखो क्या लिखा है बच्चों, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जो बच्चों थॉमसन ने क्या कहा, देखना थॉमसन ने क्या कहा कि इसके अंदर बच्चों एक जो मॉडल लिखा है, इसका नाम देखो आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, ये लिखा हुआ है बच्चों, तीनों नेम चलते हैं बच्चों, ठीक है। डायग्राम में हम देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एज ए सीड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे वाटरमेलन में जो सीड होते हैं उस तरह से, और जो स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है बच्चों, क्या है देखना, an important feature of this model is that mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। जबकि हम आगे जब जाते तो क्या होता है, पूरा का पूरा मास न्यूक्लियस में आता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, पूरा आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली जो है प्रेजेंट है वो, ठीक है। ये बात हुई किसकी बच्चों, थॉमसन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जो आपके पास एक्सपेरिमेंट आता है, ये यहाँ पर थॉमसन के बारे में ही बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब थॉमसन के बारे में चल रहा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्या, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बच्चों। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर हमने बहुत ही पतली आपके साथ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड के लिए है हमने, और अल्फा पार्टिकल की स्पेस स्कैटरिंग कराई है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट का नाम बच्चों बहुत फेमस जो है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है बच्चों, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, लीड प्लेट, जहां से ये पूरा का पूरा एक बीम की फॉर्म में जाएगी, ये गोल्ड फॉइल, ठीक है। और यहाँ पर जब ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो ये स्किन जेडनेस क्या आप कह सकते हो, तो डिफरेंट जगह पर हमें क्या दिख रहा है, ब्राइटनेस, मतलब अल्फा पार्टिकल वहां पहुंचे हैं। तो फाइनली यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिले वो क्या क्या है देखना बच्चों, ठीक है। ये डायग्राम दिखा रखा है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल में क्या होगा, गोल्ड के एटम से मिलकर बना होगा बच्चों, कोई भी मेटल ले लो एटम से तो बना ही होगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन एंड क्या क्या रिजल्ट हमें दिखाई दिए बच्चों, देखते, ठीक है। देखो बच्चों क्या क्या लिखा है, पहले तो थिकनेस कितनी कर दी, ऑलमोस्ट हमने 100 नैनोमीटर, बहुत कम जो है थिकनेस है बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं बच्चों कि जो ऑब्जर्वेशन है, तो आप देखो जो ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट लाइन में चले गए। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, पहला वाला क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट एम्प्टी है, सेकंड वाला पार्ट क्योंकि क्या है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, थर्ड वाला
ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट 1 in 20,000, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब क्या निकला, इसका कंक्लूजन कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा इकट्ठा एक सेंटर पे रखा हुआ है एटम के, उसको नाम दिया हमने क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस की बच्चों क्या हुई, डिस्कवरी हुई। यहाँ पर वही सारे पॉइंट जो है हमने एक्सप्लेन कर दिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो बात आती है देखना, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट वही चले, फिर आगे देखें हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने कर दी। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट क्या लिख रहा है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट हो गया। इसको बच्चों इसने सोलर सिस्टम से रिलेट किया, जैसे क्या होता है सन होता है, सन के अराउंड क्या होते हैं बच्चों, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। सेम वे में बच्चों क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसे सोलर मॉडल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों के बीच में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, देन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम इसको Z, X, A से समझते हैं। इसमें कुछ टर्म्स बच्चों आने वाली है, जैसे हम बात करें इसके अंदर जो एक्सप्लेन हो रहा है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर Z क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, और जो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल है एटम तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और प्रोटॉन कितना होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इस बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यहाँ पर जो दिखाई दिए बच्चों, देखो। ठीक है, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, देन आइसोबार, आइसोटॉप। आइसोबार क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसके अंदर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पर दे भी रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें, जैसे 1H1, ये 1D2, 1T3, ये तीनों बच्चों देखो इनका एटॉमिक नंबर एक है, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप है बच्चों। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3, तो ये तीनों क्या हुए, आइसोटॉप। इधर हम बात करें बच्चों, ये कार्बन के तीनों आइसोटॉप है, देख लो क्या है, 60, 12, 13, 14। ऐसे ही क्लोरीन का 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। ठीक है, देन देखो यहाँ पर कुछ एक जो पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पर an important point to mention regarding isotope in that chemical properties of atoms are controlled by number of electron which are determined by the number of proton in the nucleus। सिंपल सी बात है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी हम पूरे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो कितना होता है अपने प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है, वैसे भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करने वाला इलेक्ट्रॉन ही होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब आप यूं कह सकते हो कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड फॉर्म होना, ये सब इलेक्ट्रॉन से ही चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात क्लियर, ये लाइन इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों, कुछ क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हो गए 35। ठीक है, 80 क्या हो जाएगा इसका मास नंबर। अच्छा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि न्यूट्रल है, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो बच्चों सीधा 80 में से 35 को माइनस कर दो। 80 माइनस 35 क्या जाएगा, 45। तो ये क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम 2.2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16, 16, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। क्या क्या दिया बच्चों, देख लो, इलेक्ट्रॉन कितना है 18। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना है 16। प्रोटॉन है आपके पास 16, न्यूट्रॉन कितना है, ये भी 16। बच्चों प्रोटॉन 16 है तो एटॉमिक नंबर क्या बन गया, 16 बन गया। ठीक है, और 16 पे कौन आता है बच्चों, सल्फर आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितना कह रहा है, 18, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब क्या चार्ज होगा, S-2, माइनस का 2 जाएगा ना बच्चों। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, यही एक्सप्लेन किया है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो बच्चों इस मॉडल की जो ड्रॉबैक है वो 2 ड्रॉबैक सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दूसरा, जो एक साइंटिस्ट है बच्चों मैक्सवेल, हम पूरा पढ़ सकते हैं ऊपर से। ठीक है, उसी को रिलेट कराए, जैसे फॉर्मूला चलता है कूलम्ब जो फोर्स होता है K(Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो जैसे इसने सोलर मॉडल से कंपेयर किया तो वहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा क्या होगा, G(M1 M2 अपॉन R², यही चलेगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें यहाँ पर कि जो आपके प्लैनेट है उनका तो वेल डिफाइंड पाथ होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, मैक्सवेल ने क्या कहा देखना, जो मैक्सवेल है वो क्या कह रहे हैं,
मैक्सवेल क्या कह रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज्ड। बात आई समझे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अंडर एक्सेलरेशन भी है, तो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, और एनर्जी का लॉस हो रहा है बच्चों, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और अगर इसमें चला गया तो बच्चों हमारा पूरा आप कह सकते हो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सबका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है हम क्या कह सकते हैं, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, देखो इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन only 10 की पावर -8 सेकेंड टू स्पाइरल पाथ इनटू द न्यूक्लियस, 10 की पावर -8 सेकेंड के अंदर स्पाइरल पाथ में मूव करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम खत्म हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों हम समझे वो क्या है हमारा, देखना दूसरा ड्रॉबैक भी मैंने बता दिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोर मॉडल की बात होती है। ठीक है, ड्रॉबैक आते गए। ठीक है, तो अब बोर मॉडल कैसे आया हमारे सामने बच्चों, तो दो पॉइंट को लेकर हम बात करते हैं। पहला, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मींस दैट रेडिएशन पोजेज बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन हम बात करें बच्चों क्या, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम। तो इन पॉइंट को समझने के लिए बच्चों आगे पूरा टॉपिक हमारे सामने है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहाँ से चैप्टर बच्चों बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर लेके। ठीक है, लेकिन पूरे चैप्टर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को लेके एक डिस्कशन चलता है, और इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादा अच्छे से बच्चों वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हम वेव नेचर की साइड आगे बढ़ रहे। ठीक है, वो आपको दिखाई भी देगा। दूसरा हम बात करें, वेव हो गया, पार्टिकल हो गया। ठीक है, देन हम बात करते हैं बच्चों पहले वेव के बारे में समझते हैं, क्योंकि वेव नेचर हमें समझना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर की बात करनी है तो हमें समझना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो पहले हमने समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, स्टार्टिंग से James Maxwell was first to give a comprehensive explanation about the interaction between charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on macroscopic level. He suggested that when electrically charged particles moves under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the forms of wave. और इनको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमने कहा यहाँ पर सिंपल हम कह सकते हैं कि हमें रेडिएशन के बारे में चला। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, देन यहाँ पर देखो और क्या लिखा है, जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो पॉइंट हमने कहा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, एंड ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तीनों परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वही यहाँ पर दिखाया हुआ बच्चों डायग्राम में, देखो ये बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसे दिखाया है, इस तरह से। ठीक है, तो तीनों क्या होते हैं बच्चों, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर और क्या क्या पॉइंट्स देखो लिखे हुए। अनलाइक साउंड वेव और वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इसका मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, लिख दिया बच्चों। ठीक है, इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर in wavelength or frequency. These constitute what is called electromagnetic spectrum. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो वेव है उनका क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो एक अरेंजमेंट आ गया बच्चों हमारे सामने कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कर दे तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये कैसा होता है बच्चों, देखते हैं इसको हम, ये कैसा होता है देखना। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन डायग्राम में आपको इजीली सारी चीज दिख जाएगी। ये देखो बच्चों, ये डायग्राम में सारी चीज आ गई। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इधर कौन सा है बच्चों, ये गामा रेंज, ये क्या है, एक्स रेंज, इधर क्या लिखा हुआ बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ, नीचे वाला पार्ट क्या चल रहा है, वेवलेंथ। दोनों में रिलेशन क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा चलता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया गामा, एक्स रे, यूवी रेज। फिर यहाँ पर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर ये विजिबल है। ठीक है,
इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव में FM, AM, FM जिस पर हम सॉन्ग सुनते हैं, देखा होगा आपने, FM, AM और लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, विजिबल के अंदर बच्चों जो यहाँ पर नाम होता है वो नेम क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं हम, वेवग्योर। क्या नेम होता है बच्चों, वेवग्योर। अगेन वेवलेंथ बढ़ रही है, देख लो 400 टू 750। ठीक है, 400 टू 750। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन तो देखो दे भी रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको क्या दे रखा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे दी, निकालना क्या आपको, वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या लगाना है सीधा, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्या, सी अपॉन न्यू। वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारा बच्चों नीट में आ चुका है। आप देखो कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन जो है फॉर्मूला वही लगाया। ठीक है, न्यू इक्वल टू सी बाई बी, फाइनल वैल्यू आई 219.3। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आ चुका है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के भी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बच्चों देखो क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 टू 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन द फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा दिया है, फ्रीक्वेंसी में जाना है, फॉर्मूला वही लग जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो क्या है, कैलकुलेट ए वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। क्या क्या पूछा आपसे, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगा बच्चों, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे, एंगस्ट्रॉम में दिया है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, यूनिट चेंज जरूर करनी है। ठीक है, सी कितना होता है 3 × 10⁸। ये तो आ गया न्यू। अब क्वेश्चन ने एक और चीज पूछा है, वेव नंबर। ये वेव नंबर क्या होता है बच्चों, न्यू बार, और ये होता है 1 बाय लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा कर देंगे हम, आंसर इसका भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम जाते हैं देखना, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं बच्चों क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर में बच्चों दो एग्जांपल आते हैं, एक आता है डिफ्रैक्शन, एक आता है आपका इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दो एग्जांपल याद रखना। पार्टिकल नेचर में देखो बच्चों कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पर, जिसके अंदर हम बात करें टोटल 4 पॉइंट। पहला है द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, जिसको क्या कहा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, टॉपिक का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, उसमें वेरिएशन आता है टेम्परेचर चेंज करने पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। ठीक है, ये भी क्या है हमारा पार्टिकल नेचर के एग्जांपल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है बच्चों। ठीक है, ये 4 एग्जांपल पार्टिकल नेचर के हमें समझ में आए। ठीक है, तो इनमें से बच्चों जो हम मेनली डिटेल में जाएंगे वो हमारा कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हम अगर समझें तो देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे इमिट रेडिएशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। जैसे आपने क्या करा, एक आयरन रॉड ली, उसको आप हीट कर दो तो क्या होगा, इट फर्स्ट टर्न टू डल रेड, देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीज, as this is heated further the radiation emitted become white and then become blue। मतलब हो क्या रहा है, जब आप हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो तो जो कलर है बच्चों वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कलर का मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ से हुआ। तो एक रिलेशन आया कि हाँ, कि वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में कोई रिलेशन है। और एक पर्टिकुलर हम बात करें टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कलर क्या होगा, ज्यादा इंटेंस होगा, तो इंटेंसिटी में भी रिलेशन आता है। वो रिलेशन कैसा आता है बच्चों, देखना जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है बच्चों। ये ग्राफ है बच्चों, देखो इधर इंटेंसिटी दिया है, इधर दिया है क्या यहाँ पर वेवलेंथ, और यहाँ पर टेम्परेचर की बात की, T2 ग्रेटर देन T1 है। तो आप देख सकते हो ये पूरा ग्राफ T2 टेम्परेचर बना है, ये पूरा ग्राफ T1 पे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर देखो इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। ठीक है, और इसके लिए बच्चों देखो इंटेंसिटी क्या है, कम। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बच्चों यही पार्ट हमारा काम का है, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या बताता है, रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सेटिस्फैक्टरी ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से नहीं समझा सकते बच्चों इसको। तो प्लांक ने क्या कहा, प्लांक सजेस्टेड दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ऑन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। एवली पॉपुलर एट दैट टाइम, प्लांक गेव द नेम ऑफ क्वांटम। मतलब प्लांक ने क्या कहा कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब होगी
वो कंटिन्यूसली नहीं हो सकती, ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर डिसकंटिन्यूस नेचर हुआ और एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होगी। इन पैकेट्स को हमने क्या कहा, क्वांटम, ठीक है। और ये पूरा जो एक्सप्लेन हो रहा है बच्चों, वो एक्सप्लेन किसके बेसिस पे हो रहा है, पार्टिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है। वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली अगर चल रहा है तो जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, आप यूं समझो बच्चों कि कलर हमने देखा, कलर क्या था, पहले रेड था, इसके बाद क्या हुआ जो है लास्ट में हमने क्या कह दिया, ब्लू हो गया, और भी बीच में कलर आए। अब कलर चेंज कैसे हो सकता है बच्चों, जब वेवलेंथ चेंज हुई होगी, यस और नो। और वेवलेंथ चेंज कैसे होगी, जब एक जो है आप कह सकते हो एक फिक्स एनर्जी जो है रिलीज हुई, उसके बाद एनर्जी चेंज हुई होगी। क्योंकि हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी जो है क्या होती है, अगर चेंज होगी तो हम आगे कहेंगे क्या, कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज होगी, कंटिन्यूसली तो नहीं जा सकती, ठीक है। तो कलर चेंज होने का मतलब क्या है, वेवलेंथ चेंज होना। और अभी यहीं पर हम बात करेंगे कि वेवलेंथ चेंज हुई है तो इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हुई है। तो कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, डिसकंटिन्यूस हो चुका है। और इसने क्या कहा कि जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से उनको क्वांटम नाम दे दिया, ठीक है। और एक क्वांटम की एनर्जी को इसने लेट कर दिया क्या, कि जो एनर्जी है एक क्वांटम की प्रोपोर्शनल टू न्यू, लिखा भी आगे, क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एनर्जी ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, आपको देखो ऊपर दिख जाएगा इट्स फ्रीक्वेंसी, और कांस्टेंट लगा दिया क्या हमने फिर h इक्वल टू h न्यू, प्लांक कांस्टेंट 6.626 10 की पावर -34, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों। देन हम बात करते हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों सिंपल कह सकते हैं सोलर सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर हम कुछ सर्टेन मेटल जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे मेटल है जहाँ से कम एनर्जी में जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, लाइट हमने जो है इस मेटल पे गिराई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे पहुंच जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, एमीटर में करंट आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कह सकते हैं, फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम होगा इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट जो बच्चों में ध्यान रखने, क्या, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, मतलब कोई टाइम लैग नहीं है वहां पर, फोटोन आया, एनर्जी सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन बाहर, ऐसा नहीं वेट करेगा रुकेगा वहां पर, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे डिपेंड करेगा किस पे, इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है बच्चों। अगर 10 फोटोन आए, एनर्जी सफिशिएंट है तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहा, इंटेंसिटी। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट ए फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या करें बच्चों, जो एनर्जी है मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सपोज करो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो वर्क फंक्शन है मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे कुछ नहीं होगा, आपने 1.5 डाला तब भी कुछ नहीं होगा, मिनिमम कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल की सरफेस पर जाएगा, लेकिन आगे मूव नहीं कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना उसके पास। तो आपने अगर यहाँ पर सपोज करो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ खर्च करेगा और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये काइनेटिक एनर्जी की लेकर आगे जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट बच्चों जो पॉइंट है इसका, all the above result could not be explained on the basis of classical law of classical physics. According to latter, the energy content of beam of light depend upon the brightness of light. In other words, number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend on brightness of light. It has been observed that so the number of electron ejected does depend upon the brightness of light and the kinetic energy of ejected electron does not. कहने का मतलब वही है बच्चों, अगर हम 10 फोटोन गिरा रहे हैं लेकिन सबकी एनर्जी सेम है, सभी की मान लो 10-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो भी वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों लास्ट में, ठीक है। देख लो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट, जो हमने बात की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है जो आता है E इक्वल टू, मैं खुद लिखता हूँ, E इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। E क्या है हमारा, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन के पास जो एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं इसको, ये काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
E इक्वल टू क्या लिखा था हमने, W प्लस काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन हम बात करते हैं बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, जो लाइट जो है उसका ड्यूअल नेचर की बात हो रही है, एक नेचर से हम सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो दोनों के दोनों जो नेचर है वो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों एक जो है यहाँ पर आप देखो ये कुछ वैल्यू दी है वर्क फंक्शन की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है। ये जो है बच्चों वर्क फंक्शन की वैल्यू है। वर्क फंक्शन हर एक मेटल का अलग होगा, जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा क्या कह सकते हैं हम कि वहाँ पर जो फोटोन है उसकी एनर्जी हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाई दे, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों में जो है फोटोन की कम से कम एनर्जी से हमें क्या दिख जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो मेटल कौन सा होगा, वो मेटल कौन सा होगा, इन तीनों के अंदर आप चेक करो, ये 2.42 है, ये 2.3, ये 2.25, इसके अंदर वर्क फंक्शन कम है, तो फोटोन की एनर्जी इसमें कम से भी काम चल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10 की पावर 14, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा हुआ है बच्चों, क्या देखते हैं हम, आपको क्या दिए फ्रीक्वेंसी, तो E इक्वल टू क्या हो जाता है एच न्यू, ये जो आएगा बच्चों एक फोटोन का आएगा, क्वेश्चन है कितने का पूछा है, 1 मोल फोटोन का, तो 1 मोल फोटोन का कैसे होगा बच्चों, क्या कर देंगे 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो लास्ट में बच्चों कहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर 1 मोल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आंसर जाएगा अपने आप। एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दे रखा है, एक 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 100 वाट का बल्ब है, 400 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ जो है यहाँ से मिल रही है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो बच्चों जो 100 वाट है इसका मीनिंग क्या है, ये पावर दी है, पावर दी है मतलब 100 जूल पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी दे रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा हो जाएगा बच्चों, एन निकालना है, एन क्या हो जाएगा हमारा E इंटू लेमडा अपॉन एच इंटू सी, वैल्यू पुट करें, E कितना रखना है बच्चों देख लो 100, लेमडा कितना रखोगे 400 नैनोमीटर जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, E इंटू लेमडा और एच सी का क्या कर दोगे डिवाइड, आपके सामने आंसर जाएगा सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया है बच्चों देखो, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आपको जो फोटोन मिला है आप देखो इस तरह से दिखा सकते हो, ये 300 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपको दिया है, और ये बच्चों जो दिया है 300 नैनोमीटर, देन क्या लिखा है जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 1.68 10 की पावर 5 जूल पर मोल, ये एक मोल का है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, तो फॉर्मूला लगाओगे बच्चों आप इसके अंदर E इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के, ई की जगह क्या लिख दोगे एच सी बाई लेमडा, यहाँ से लेमडा ले लोगे, ठीक है, डब्ल्यू निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये वाली वैल्यू अगर आप रखते हो तो ध्यान रहे ये पर मोल में है, ठीक है, तो या तो इसको भी 1 मोल के लिए आओ, तो ये भी आपका 1 मोल के लिए आएगा, तो देखना पड़ेगा 1 मोल के लिए आए, तो यहाँ 1 मोल के लिए लिया हुआ है, तो आप क्या करो यहाँ से जो एनर्जी आएगी E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पर 1 मोल से इन्होंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पर किया हुआ है, और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, W क्या हो जाएगा आपका E माइनस के, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको वर्क फंक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी इमिटेड, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू क्या कर दोगे W, और वहां से क्या निकाल लोगे आप, जो लैम्डा नॉट आएगा वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी से रिलेटेड होगा ये, ठीक है, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों जो पॉइंट आता है देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इधर बच्चों पूरा का पूरा वही, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन है बच्चों यहीं पर, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको दे दी, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा फिर से, फॉर्मूला E इक्वल टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपको क्या निकालनी है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो E माइनस डब्ल्यू कर दिया हम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू, और E की वैल्यू दोगे एच न्यू, W की वैल्यू दोगे एच न्यू नॉट, दोनों की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद बच्चों जो टॉपिक है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब इसके अंदर स्पेक्ट्रम की बात बच्चों कर रखी है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा भी समझा है हमने, ठीक है, कि ये है क्या है देखा है, तो बेसिकली ये लैम्डा का अरेंजमेंट है, एक
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर काफी सारी चीज थियोरेटिकल कि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का बच्चों एग्जांपल आपने देखा होगा, जो रेनबो होता है वो होता है क्या, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल। मतलब उसमें सारे कलर आपको दिखाई देते हैं, कोई दो कलर के बीच में गैप नहीं आता है, दैट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। फिर हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस में क्या होगा, एक कलर के बाद गैप आएगा फिर दूसरा कलर आएगा। अगर ये जो है डिसकंटिन्यूस की बात करें बच्चों, दो टाइप का होता है, ये होता है दो टाइप का। किस टाइप से बच्चों, अगर ये एक कलर आपको कोई दिखाई दिया, ये एक कलर है, ठीक है, कोई सा भी कह सकते हो, फिर गैप आया फिर दूसरा कलर, ठीक है, तो ये हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, एक कलर का बैंड बन रहा है। और वहीं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या दिखाई दे रही है, कलर्स की लाइन, तो इसको कहते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा एटम के केस में मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रम हमें मॉलिक्यूल के केस में मिलता है। तो हम जो पढ़ने वाले वो कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उसी के बारे में लिखा है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, ठीक है, ये वही चल रहा है बच्चों इसके अंदर काफी डिटेल में, ठीक है। और यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं, हर एक एलिमेंट का जो आप कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रा, वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये एलिमेंट के बच्चों फिंगरप्रिंट की तरह चलता है। जैसे हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन में क्या काम आता है, फिंगरप्रिंट होता है। तो दो पर्सन के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, वैसे ही दो एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स आए उनका कभी भी लाइन स्पेक्ट्रा सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ना है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, ये डायग्राम देखा बच्चों स्पेक्ट्रम का, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बच्चों, देखना इसके अंदर आपने क्या करा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू गैसेस हाइड्रोजन द H2 मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे बच्चों, ब्रेक होंगे H के अंदर। H2 किस में ब्रेक होगा, H में। और H के अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाएंगे, हायर ऑर्बिट पर। क्या होंगे, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने हाइड्रोजन का एटम दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट। जब ये एनर्जी गेन करेगा तो ये आगे जाएगा किसी भी हाई ऑर्बिट में, यहाँ से जब वापस आएगा तो वो क्या करेगा बताओ, ये यहाँ से वापस आए तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। और किसकी बात चल रही है, हाइड्रोजन की, तो हम क्या कह सकते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसकी वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, वो फॉर्मूला हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखा है, न्यू बार, ये क्या होता है 1/λ ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है 109677, ये वैल्यू होती है आर की। फॉर्मूला इसका एक्चुअल होता है बच्चों 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम बच्चों बात करें, ये जो फॉर्मूला है आपका 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको लाइंस विजिबल हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर आया है, 2 में, n इक्वल टू 2 में आया है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 2 लिखा हुआ है, इधर n ऊपर कोई भी हो सकता है हायर, ठीक है। देन लिखा भी है 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं, यहाँ पर देखो लिख भी दिया इन्होंने, फॉर्मूले का नाम होता है रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला है, ठीक। इसके अंदर हम कह सकते हैं जो N2 है, N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो N2 क्या है, N1 + 1 इस तरह लिखा है, मतलब N2 जो है N1 से ज्यादा ही होगा। 3 से 2, 4 से 2 हो सकता है, 4 से 3 हो सकता है, इस तरह से चलेगा और फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। ये जो है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, क्या कहते हैं इसको हम, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है बच्चों, स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो डायग्राम में हमें दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब डायग्राम को देखना बच्चों अच्छे से, ठीक है। डायग्राम को हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। सपोज करते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है 7 से 1 में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 7 से 1 में। तो 7 से 1 में आने का तरीका बच्चों 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से भी हो सकता है, या 7 से 1 में भी आ सकता है सीधा। तो क्या क्या होता है बच्चों, हम क्या कहते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा कहीं से भी आए तो क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज की, क्या मिली हमें, लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन मिली है। जब इलेक्ट्रॉन 2 में आता है कहीं से भी आया, अगेन आगे से 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे, बामर। देन 3 में पहुंचे तो पास्चन, 4 में बेकेट, 5 में फुंड, 6 में होता है हम्फ्रे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमें सीरीज मिली। ये जो लाइमन सीरीज है ये मिलती है हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर, विजिबल, पास्चन, इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, नेक्स्ट वाला भी इंफ्रारेड, और जो हम्फ्रे होता है वो फार इंफ्रारेड। डायग्राम को अगर देखें बच्चों तो एक डायग्राम में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ सकते हैं बच्चों। n इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये एनर्जी क्या लिखिए 0, ठीक है। उसके बाद 6 5 4 3 2 1 दिख रहा है सबको। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये वाला जो गैप है बच्चों,
2 से 1 का गैप बहुत बड़ा है एनर्जी का, इवन आप इनफाइनाइट से 2 में आ जाओ। और ये सही डायग्राम बच्चों, हम जल्दबाजी में गलत बनाते हैं, इनका गैप सेम रखते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन भी कह सकते हैं E2 माइनस E1 बड़ा होता है, फिर E3 माइनस E2, देन E4 माइनस E3। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला गैप बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि इनफाइनाइट से आप 2 पे आ जाओ, ठीक है, वहां का एनर्जी ले लो, और 2 से 1 का एनर्जी, ये वाला एनर्जी फिर भी इससे ज्यादा ही मिलेगा बच्चों आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन जो है वो भी समझ में आई। लाइमन एज ऑलरेडी लिख दिया था हमने, क्या होता है अल्ट्रावायलेट, ये सारा। यहाँ पर ये कलर क्यों दिखाएं, क्योंकि विजिबल रीजन में ना तो रेड ग्रीन जो विब्ग्योर है वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, बात क्लियर बच्चों सबको इतनी। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद देखो जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, पॉइंट कुछ लिखा है बच्चों, देखना यहाँ पर वही न्यू की वैल्यू जो है इन्होंने निकाल दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और एब्जॉर्ब इमिटेड बैंड, ट्रांजिशन आकार बिटवीन 2 स्टेशनरी स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक स्टेट से दूसरे में आता है तो जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होगी या वो रिलीज करेगा, तो वही डेल्टा ई अपॉन एच, तो ये क्या होगा, यहाँ से न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं। देन हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट चल रहा है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बोर थ्योरी के अंदर बच्चों पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं अगर हम समझे तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देख लो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज इन द इक्वेशन mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, इस फॉर्म में होता है। मतलब जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है आपका h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है बच्चों। ठीक है, वही पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ये जो द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन, जिनको हम 1 2 3 कह रहे हैं, इनको आगे चल के क्या कहने वाले हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, रेडियाई का फॉर्मूला बच्चों दिया हुआ है Rn इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट हाइड्रोजन केस में क्या है 529 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में बात करें बच्चों, ये क्या होता है, ये 52.9 है बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम में 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फॉर्मूला गया क्या कि Rn इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, देन हम बात करें कि अगर आप n की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है, रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा आपका एनर्जी का En माइनस RH अपॉन 1 RH इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू RH की कितनी होगी बच्चों, 2.18 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये जो वैल्यू बच्चों, ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि डिफरेंट है, ये जो हम पढ़ते हैं डिफरेंट नहीं बच्चों, बस इन्होंने जूल में लिखा है, हम किस में लिखते हैं, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलता है, वही है, उसको चेंज करोगे तो यही आएगा बच्चों। ठीक है, बात क्लियर सबको इतना। नेक्स्ट जो पॉइंट बच्चों देखो क्या लिखा है यहाँ पर, नेगेटिव साइन जो आता है, व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मींस, इसका मीनिंग क्या है नेगेटिव के अंदर आने का। तो बच्चों मीनिंग क्या है देखना बच्चों, इसके अंदर जो लिखा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम हैज नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट। ठीक है, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन कन्वे, दिस नेगेटिव साइन मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है या रेस्ट पे, तो जो भी उसकी एनर्जी होगी वो होती है जीरो, जो मैक्सिमम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर है, वो कोई सा भी ऑर्बिट हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, उससे तो कम ही आएगी। ठीक है, तो वही लिखा है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज असाइन्ड द एनर्जी वैल्यू जीरो। जीरो यहाँ पे का है, मतलब E इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस En बिकम लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करें तो बढ़ता जाता है, कह सकते हैं हम, पहले का होता है माइनस 13.6, माइनस हटा दोगे तो 13.6 का होगी। ठीक है, द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाय n इक्वल टू 1 विच करेस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, वी कॉल दिस द ग्राउंड स्टेट। तो जो n इक्वल टू 1 है वो क्या होता है हमारा ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी बच्चों क्या होती है, आप क्या कह सकते हो यहाँ पर जो लिखा है, नेगेटिव में हाईएस्ट होती है और वहीं पर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसको बच्चों आप फॉर्मूले से ही बता सकते हो, En इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर n की वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हो, इनफाइनाइट कर दिया आपने n, तो क्या हो जाएगा बताओ, n अगर इनफाइनाइट कर दे तो E इनफाइनाइट क्या जीरो नहीं हो जाएगा, वही चीज तो लिखी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट देखना बच्चों क्या है आगे। ठीक, ये बच्चों यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है बच्चों, ये En इक्वल टू माइनस 2.18 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जूल में है। हम जो पढ़ते हैं बच्चों क्या, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किस में चलता है वो हमारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही रेडियस का फॉर्मूला देखो उन्होंने पिकोमीटर में लिखा है, तो टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, वही फॉर्मूला है 0.529
एन स्क्वायर बाई जेड, ये किस में है? एंगस्ट्रॉम में। 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये पिकोमीटर में है। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, ये रेडियस का फॉर्मूला हुआ। इसी टाइप से हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन में जेड क्या चल रहा है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे आप हाइड्रोजन कहते हैं तो 1 होगा, हीलियम का तो 2, तो उस पर भी डिपेंड करती है एनर्जी रेडियस। ठीक है, देन आगे क्या लिखा है देखो बच्चों, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम फॉर्मुला भी लिखते हैं बच्चों, फॉर्मुला याद होगा 2.186 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो भी यहाँ पर फॉर्मुला लिखा लेकिन बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है पॉइंट, एक्सप्लेनेशन फॉर द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहा है, डेल्टा ई इन्होंने निकाला, वही फॉर्मूला RH अपॉन एन फाइनल माइनस एन इनिशियल, और यहाँ से लेके गए सॉल्व करा बच्चों इन्होंने इसको। ठीक है, एक एग्जांपल लिया, वैल्यू पुट करी इसके अंदर, वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चों देख लो, RH की जो वैल्यू इन्होंने ली एनर्जी रिलेटेड, और H की वैल्यू पुट कर दी, क्या निकाल दिया इन्होंने? न्यू। ठीक है, क्या निकाल दिया इन्होंने? न्यू। इसको अभी थोड़े से सिंपल वे में मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये कैसे कर सकते हैं हम। ये पूरा सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा था? E2 माइनस E1, ये हो जाता है बच्चों HC बाई लैम्डा। ठीक है, इसके लिए क्या लिख सकते हो आप? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इधर भी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन चेंज करोगे इधर N2 इधर N1। ठीक है, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लो और H को डिवाइड कर दो, यही फॉर्मूला बन के आएगा बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। तो इसके बाद यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक प्रॉब्लम 2.10। ठीक है, क्या दे रखा है इसके अंदर, What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n equal to 5 to n equal to 2? 5 से कहाँ पे आ रहा है? 2 में। रिडबर्ग फॉर्मूला आप लगा सकते हो सीधा, जो ऊपर लिखा हुआ है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, देन हम बात करें नेक्स्ट जो है, इसी के अंदर फ्रीक्वेंसी भी निकाली हुई इन्होंने, डेल्टा ई अपॉन एच से इन्होंने पूरा सॉल्व किया बच्चों। ठीक है, हम डायरेक्टली वहां से बता सकते हैं, क्योंकि लैम्डा जाएगा तो लैम्डा से न्यू निकल जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 2.11 क्या है, calculate the energy associated with the first orbit of He plus and what is the radius of this orbit। ठीक है, He plus के लिए पूछा है आपसे क्या? एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों, जो लिखा है इन्होंने, En इक्वल टू -2.18 10⁻⁻18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड कितना हो जाएगा हीलियम के लिए 2, एन कितना 1, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। सेम वे में Rn निकाल सकते हो आप। ठीक है, एन स्क्वायर कितना चलेगा आपका, एन हो गया आपका 1, जेड कितना है 2, ये आप लिख सकते हो। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल के अंदर क्या क्या पॉइंट है देखो। फर्स्ट जो पॉइंट है, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स, या जिसको हम कहें फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में बच्चों ये फेल हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक बच्चों यहीं पर एक्सप्लेन है कि ये जो है क्या है, He प्लस Li प्लस 2 Be प्लस 3 इस टाइप के एटम या आयन के लिए ही वैलिड है, जो हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, देन इसके बाद बच्चों और इसकी लिमिटेशन हम देखें तो लिमिटेशन है बच्चों इसके अंदर, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है देखो यहाँ पर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। तो इसको भी बच्चों ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देन और जो लिमिटेशन आती है बच्चों यहाँ पर जो लिखी है, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, जैसे ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाती है एक से ज्यादा में, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेम वे में बात करें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी जो है क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ लिमिटेशन हमने देखी बच्चों किसकी, बोहर मॉडल की। और यहां से फिर धीरे धीरे चेंज होता है बच्चों एटम का जो मॉडल है। तो देखो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखा है हमने क्या, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। और इसके अंदर दो थ्योरी आप कह सकते हो, दो कॉन्सेप्ट, एक आता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली, एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम देखने वाले। तो इन दोनों को स्टडी करने के बाद फिर कंप्लीटली हम वेव नेचर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या कहता है, नेम से पता चला बच्चों, ड्यूअल बिहेवियर मतलब मैटर के दो बिहेवियर हैं, दो नेचर हैं। जस्ट लाइक लाइट, जैसे लाइट का दो बिहेवियर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो सेम सेंटेंस कहा किसने, डी ब्रॉगली ने। देखो सेंटेंस क्या कहा इन्होंने, द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली इन 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave like properties। ठीक है, मतलब ड्यूअल बिहेवियर की बात की कि जैसे लाइट के लिए ड्यूअल बिहेवियर होता है वैसे ही मैटर के लिए होगा। और एक फॉर्मूला दिया बच्चों इन्होंने क्या, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर लैम्डा दिखाई दे रहा है, दैट इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस चीज को बताता है, किस नेचर को बताता है,
वेवलेंथ बताता है वेव नेचर को, और इधर mv मोमेंटम ये किसको बताता है, ये बताता है पार्टिकल नेचर को। तो दोनों को रिलेट कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। देन इसको और आगे लेके जाते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला है या ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर, कहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वेव नेचर डोमिनेट करेगा, कहाँ पर पार्टिकल नेचर, वो भी हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यूँ कह सकते हो कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, मास है या नहीं, देख लो क्या है, मास है। तो अगर m की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, लैम्डा क्या हो जाएगा, कम, और लैम्डा अगर कम है तो वो इतना कम हो जाता है कि वो सिग्निफिकेंट बचता ही नहीं है, मतलब उसके अंदर वेव नेचर ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर गया। लेकिन m की वैल्यू अगर क्या हुई, m की वैल्यू कम हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया हमने, तो वहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू होगी सिग्निफिकेंट, मतलब वहां पर वो वेव नेचर शो करेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट बच्चों आगे देखते हम, ठीक है। देखो इसके अंदर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों यहाँ पर दिख रही है, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर, ठीक है। वेव कैरेक्टर की बात कर दी, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट, जो अभी मैंने समझाया बच्चों, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेज दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, the wavelength associated with electron and other subatomic particle with very small mass can however be detected experimentally. Results obtained from the following problem proves these point qualitatively, ठीक है। वही बात होगी बच्चों, मास से रिलेट हमने कर दिया, और आगे क्वेश्चन है वहां से भी हमें समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2.12 क्या दिया है बच्चों, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ 0.1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। आप बच्चों इस क्वेश्चन को ना कॉन्सेप्चुअली लेके जाओ, सॉल्व तो हो ही जाएगा। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। h की वैल्यू रख देंगे, मास क्वेश्चन ने दिया है, वेलोसिटी दी है, सॉल्व हो जाएगा। और यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसा ही सिस्टम में लेके चलना है। लेकिन जो वैल्यू आ रही है लैम्डा की, वो हमारे मेन है बच्चों। आप देखो आपने मास कितना लिया बॉल का, 0.1 kg 100 ग्राम, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मास नहीं है, 0.1 हम कह रहे हैं यहाँ पर kg है। वेलोसिटी हमने कितनी ली, 10 मीटर पर सेकंड। इससे रिलेटेड जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखो 10 की पावर -34, ये वैल्यू क्या शो कर रही है, देख लो कि लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है, और अगर लैम्डा कम होगा तो वेव कैरेक्टर कम हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिया है, देखो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 kg, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लैम्डा का फॉर्मूला बच्चों हम एक तो लिखते हैं h अपॉन mv, इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं h अपॉन √2m/ke, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा देंगे। अगेन जो समझने वाला पॉइंट है क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू रखे तो आप आंसर निकाल लोगे, लेकिन जो वैल्यू है लैम्डा की वो आप चेक करना क्या आ रही है, ठीक है। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या आती है देखना बच्चों, वो हम देखते हैं यहाँ पर। लैम्डा की जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, वो सॉल्व करा सब, आप ये देखो कितना आ रहा है, 8967 10 की पावर -10 मीटर, नैनोमीटर के अंदर आया। तो नैनोमीटर के अंदर सिग्निफिकेंट हुआ या नहीं, वहां कितना था 10 की पावर -34, यहाँ कितना है 10 की पावर -10, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है सिग्निफिकेंट है, तो वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट हो गया यहाँ पर। तो इसलिए हमने कहा कि अगर मास ज्यादा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, मास कम है तो वेव नेचर जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है बच्चों, देखो यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दोगे बच्चों, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, मास पूछा है, ठीक है। अच्छा फोटोन है, मतलब लाइट के लिए पार्टिकल हो गया, लाइट का जो पार्टिकल होता है वो किसका कहता है हम, फोटोन। तो v क्या जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आप m निकाल सकते हो जल्दी, इसको इधर ले जाओ, तो m इक्वल टू क्या बना, h अपॉन लैम्डा इंटू वी, वैल्यू पुट करोगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये बात हुई बच्चों किसकी, डी ब्रोगली की। देन नेक्स्ट है बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, उसका पोजीशन एंड उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, मोमेंटम या वेलोसिटी, एक ही साथ एक ही टाइम पे 100% एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते हम। ये किसने कहा, हाइजेनबर्ग ने। और एक फॉर्मूला दिया डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, मतलब एक मिनिमम एरर रहेगी दोनों में, पोजीशन में भी और किसके अंदर, मोमेंटम में भी। उन एरर का मल्टीपल जो मिनिमम हो सकता है दैट इज द h अपॉन 4 पाई, मैक्सिमम तो बच्चों कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट जा सकता है। मतलब ये हुआ कैसे, आप यूं समझो, ये डेल्टा x इंटू डेल्टा पी है, डेल्टा x का मतलब क्या हुआ
डेल्टा एक्स का मतलब है बच्चों क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये हुआ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर आप एक पार्ट को सही करने जाते हो, आपने डेल्टा एक्स को सही किया, अनसर्टेनिटी जो है डेल्टा एक्स के अंदर आपने सही कर दी, मतलब आप एक्यूरेट हो गए, तो दूसरे वाले पार्ट में जो अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप यूं कह सकते हो इसको, अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा h अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। आपने डेल्टा पी को सही कर दिया, आपने मोमेंटम के अंदर क्या निकाल ली, 100% एक्यूरेट वैल्यू निकाली, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये अगर जीरो हो गया तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो का डिवाइड हो रहा है बच्चों, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्टर को सही करने जाते हो, अगर जितना उसको सही करोगे दूसरे के अंदर एरर उतनी ज्यादा, पता ही समझ में बच्चों। ठीक है, दूसरे को सही करोगे तो पहले फैक्टर में एरर उतनी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को देखो क्या लिखा है, और डेल्टा पी को क्या लिख दिया, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी निकाल लिया, एम का डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। आगे वही चीज बच्चों लिखी हुई है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा वी क्या है, वो सारी चीज हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर, इस पूरे पॉइंट्स के अंदर देखो क्या क्या है यहाँ पर, कि आप क्या कहते हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन प्रिसाइजली, ठीक है, मतलब डेल्टा वी एक्स क्या होगा, स्मॉल, देन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, मतलब डेल्टा एक्स विल बी लार्ज। वही पॉइंट हुआ जो बच्चों अभी एक्सप्लेन किया पूरा। एक फैक्टर अगर आप सही करते हो, डेल्टा वी को इन्होंने क्या कर लिया, स्मॉल कर दिया, डेल्टा वी की वैल्यू कम, तो डेल्टा एक्स की बढ़ जाएगी, यही हुआ ना। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। अगेन ये जो पूरा टॉपिक है ये किस चीज को बताता है फिर से, कि ये भी आपके जो माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है बच्चों लास्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, पहली चीज हमने क्या कही कि ये भी किसके लिए वैलिड है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, जिनका मास क्या है कम, उन्हीं के लिए ये जो है ये वैलिड होता है। अब इन्होंने देखो क्या कहा, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम क्या नहीं बता सकते, इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल, जो कि बोहर ने बता दिया था। बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसा चल रहा है, यस और नो, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद आप उसकी लोकेशन बता पा रहे हो और उसकी स्पीड भी बता पा रहे हो। लेकिन जब हम क्या कह रहे हैं कि एक साथ दोनों चीजें कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, तो ये जो भी बताया वो सारा का सारा क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। तो हाइजेनबर्ग के बाद बच्चों पूरा का पूरा बोहर थ्योरी डिस्कार्ड होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर हमारे सामने आता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, देखो एक और पॉइंट लिखा है, द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। वही पॉइंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है बच्चों, देखो। ठीक है, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास ले रखा है इन्होंने 10 की पावर -6 kg, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इन्होंने निकाला, कितना आ रहा है ये, 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर सेकेंड वर्स। इसी तरह से इन्होंने क्या करा, दूसरे में मास ले लिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लेकर गए, किसको लेकर गए, इलेक्ट्रॉन को, वही निकाला फिर से डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स, और वैल्यू क्या आ रही है, 10 की पावर -4। एक्चुअल में ये वैल्यू और उस वैल्यू को लेकर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ये जो वैल्यू है 10 की पावर -4 और वो जो वैल्यू आई थी आप देखो कितनी थी, 10 की पावर -28, दोनों में सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये वैल्यू उससे बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, और वो वैल्यू बहुत कम आ रही है तो उसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, देखना यहाँ पर एक जो है पॉइंट लिखा है, देखो क्या लिखा है पॉइंट, therefore means that the precise statement of the position and momentum of electron have to be replaced by statement of probability that the electron has at a given position and momentum. This is what happens in the quantum mechanical model of atom. यहाँ से पूरा का पूरा जो हमने कहा ना कि बोहर मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि बोहर ने तो पोजीशन भी बता दी, ठीक है, और दूसरा क्या कह दिया कि उसकी स्पीड भी बता दी आपको, और इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। ठीक है, और पूरा रीजन दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो हुआ क्या, अब क्या चेंज आएगा, तो हम क्या चेंज लाने वाले कि हम जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे अब, कि हाँ एटम के इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस इतने हैं। ठीक है, और यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की साइड आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर दे रखा है, क्वेश्चन देखना क्या है, a microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. ठीक है, what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? तो डेल्टा एक्स आपको गिवन है,
क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये आपको गिवन है, डेल्टा वी बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो वही पूरा फॉर्मूला लगाया आपने, डेल्टा वी लिख दिया h/4 डेल्टा एक्स एम, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर इजीली निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा यूनिट का जरूर ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रखा है, ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सेम फॉर्मूला जो अभी देखा था वो वापस से लग जाएगा, देखो इधर, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन द स्पीड कितनी हो गई 2%, तो 45 का 2% निकाल दिया इन्होंने, ठीक है, 0.9, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो इजीली हम ये निकाल सकते हैं। आगे जो पॉइंट है बच्चों देखो क्या लिखा है, रीजन फॉर फेलियर ऑफ द बोर मॉडल। बोर मॉडल का सबसे बड़ा रीजन कि ये फेल क्यों हुआ, आप देखो यहाँ पर पढ़ के क्या कहा है बोर मॉडल में, इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन द बोर मॉडल। यही था बच्चों, हमने कहा भी था ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है पार्टिकल नेचर लेके चलता है और धीरे धीरे वेव नेचर बना के छोड़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, further an orbit is clearly defined path, this path can completely be defined only if both the position and the velocity of electron are known exactly at the same time। तभी बता सकते हैं ना कि हाँ कि जैसे कोई पार्टिकल है ये अभी यहाँ पर इसकी पोजीशन है, इसकी स्पीड है, डायरेक्शन पता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कहाँ पर होगा, देन सेम नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ बना दिया किसने, बोर ने हमें बता दिया, लेकिन यही पॉइंट पूरा का पूरा मना कर दिया किसने, हाइजेनबर्ग ने। आगे वही लिखा है यहाँ पर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या लिखा है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम therefore not only ignore dual behavior of matter but also contradict Heisenberg uncertainty principle, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा वो हट गया बच्चों, और फिर हम आते हैं किस पर, सीधा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसके अंदर एक दो पॉइंट बच्चों हम समझे, क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली बेस्ड होता है किस पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर, ठीक है, और सक्सेसफुली वहां पर वो अप्लाई भी होता है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ पॉइंट है बच्चों देखना, ठीक है, क्या चलता है इसके अंदर। जैसे हम बात करते हैं बच्चों जो क्वांटम मैकेनिक्स है क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक इनटू अकाउंट दिस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ड्यूअल नेचर को लेके हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ड्यूअल नेचर को लेके बात कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है डी ब्रॉगली ने बता दिया, उसी को लेके अब ये चलता है पूरा, ठीक है। आगे हम देखें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हमें देखते हैं तो, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इज थियोरेटिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब वही हो गया ना हमारा इलेक्ट्रॉन जैसा, तो जिनके अंदर ड्यूअल बिहेवियर वेव और पार्टिकल लाइक जो है दोनों चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली बात हमें समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों देखना, ये पॉइंट चल रहा है पूरा वही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लेकर ही। तो इसके अंदर बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम आता है श्रोडिंगर, ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन दी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन की बात हुई, और ये जो इक्वेशन है नेचर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, ये देख लो क्या है, इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, हायर मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। फिर भी जब इसको इन्होंने सॉल्व किया तो जो इसके सॉल्यूशन मिले उसमें से जो वैलिड सॉल्यूशन थे वो 3 वैलिड सॉल्यूशन मिले, दैट इज द 3 वैलिड सॉल्यूशन, और उनका नाम क्या था, NLM। क्या नाम था उनका, NLM, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि क्या क्या चीज मिला सॉल्व करने पे, लेकिन जो इनकी इक्वेशन थी उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आप लिख सकते हो वो ये था, H कैप साई इक्वल टू E साई। और इसके अंदर जो पॉइंट लिखा है बच्चों क्या, फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और ए मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, तो जिसकी एनर्जी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसके लिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं। H कैप क्या है यहाँ पर देख लो, H कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम बात करें जो E है, E क्या चल रहा है आपका, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल एनर्जी आ गई इसके अंदर। तो ये हमारा जो है क्या होता है, एक फॉर्मूला चलता है H कैप साई इक्वल टू E साई, सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ SWE, ठीक है। The total energy of the system takes into account the kinetic energy of all the subatomic particle, electron, nuclei, attractive potential between the electron and nuclei, and repulsive potential among the electron and nuclei. Individually solution of this equation give E and psi। कुल मिला के टोटल एनर्जी में सब कुछ आ गया बच्चों, देख लो, ठीक है, सारी चीज आ चुकी है बच्चों वहां पर। आगे देखते हैं हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर बात करें बच्चों इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने बात की कि 3 जो है हमें क्या मिली, 3 सॉल्यूशन हमें मिले। देखो क्या लिखा है, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई of the electron associated with each energy level. These quantized energy state and correspond wave function which are characterized by a set of 3 quantum number
जो इन्होंने लिखा है उसको सिंपल वे में समझे बच्चों। हाइड्रोजन के लिए जो इन्होंने बात की, ठीक है, सॉल्व हाइड्रोजन के लिए क्या था, क्योंकि सिंगल एटॉमिक है, ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर तीन वैलिड सॉल्यूशन जो इनको मिले थे, दैट इज द NLM। एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बना, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया L, एंड जो नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बना M, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आया। देन इसके बाद देखो एक और जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में लिखा है, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन के लिए बात चल रही है, ठीक है। जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन आया क्यों बच्चों, क्योंकि वेव कैरेक्टर की बात चल रही है, तो इसलिए वेव फंक्शन आता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई क्या कि हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, तो इसको अभी रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट क्या होता है किससे, साई से, और साई क्या होता है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वेव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो वही पॉइंट बच्चों यहाँ पर आगे मेंशन भी है, ठीक है, यहाँ पर आगे बच्चों। और लैंग्वेज बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये क्या चीज बताते हैं कि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से कैसे क्वांटम नंबर में शिफ्ट हुए, ये हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प लगती है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, सिंपलेस्ट वे में एच कैप साई इक्वल टू ई साई, ठीक है। और जो तीन वैलिड सॉल्यूशन मिले दैट इज द NLM, ठीक है। तो आगे जो बच्चों यहाँ पर पॉइंट्स हैं उसमें से हम बात करें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्या क्या पॉइंट है बच्चों, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, दैट इज कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम। तो पॉइंट सिंपल है बच्चों कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू है। Second, existence of quantized electronic energy level is a direct result of wave-like properties of electron and are allowed the solution of Schrodinger wave equation। तो जो क्वांटाइज जो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, वो वैलिड सॉल्यूशन के अंदर से निकल के आ रहा है, जो हम कहते हैं n। तो n की वैल्यू क्या होती है, हम लिखते हैं ना n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। वही वाला पॉइंट आ गया पुराना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, देखो क्या लिखा है यहाँ पर फोर्थ में क्या लिखा है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन ऑफ साई फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम, जो पॉइंट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, ठीक है। इसके अंदर बच्चों जो एक पॉइंट है, क्वेश्चन बच्चों आ चुका है यहाँ पर, देखो क्या, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन वी से दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल। Since many such wave functions are possible for an electron, there are many atomic orbitals in atom. These one electron orbital wave function or orbitals form the basis of the electronic structure of atom। ठीक है, क्योंकि क्या कहा है क्वेश्चन ने कि एक जो आप कह सकते हो कि एटम के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो उनके जो आप कह सकते हो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपको मिलेगा वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन क्या बता रहा है, ऑर्बिटल्स को, तो ऑर्बिटल्स का नंबर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, बढ़ गया, यूं कह सकते हो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखिए। देन हम बात करें, एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। वही जो हम आगे पढ़ते हैं रूल्स के अंदर, ठीक है। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर शैल देयरफॉर बी एन ऑर्बिटल वेव फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्बिटल इट ऑक्यूपाइज, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। जो साई है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेव फंक्शन, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं उसको, वो किसको बताता है, ऑर्बिटल को। तो इन्होंने क्या लिख दिया, ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई, एंड क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साई, मतलब साई में से ये हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों क्या है, the probability of finding an electron of a point within an atom is proportional to the square of orbital wave function, ठीक है, square of the orbital wave function, that is psi square at that point, and psi square is known as probability density, and it is always positive. From the value of psi square at different point within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where the electron will most probably found। बच्चों ये हमारा काम का पॉइंट क्या है, ये कि जो साई है, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का होता है। और साई स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा भी है। और ये है क्या, एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो चीज हमें बता देता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। तो अब बच्चों बात आती है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली होते क्या है बच्चों, ठीक है। क्वांटम नंबर ये आप कह सकते हो 4
जो है नंबर उनका सेट होता है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के किस सेल में है, किस सेल के सब सेल में है और उसके किस ऑर्बिटल में, सारी चीज हमें बता देता है। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर होता है N L M S, 1 by 1 हमें उनको देखना है। ठीक है, तो इन्होंने देखो स्टार्टिंग की हुई है यहाँ से, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, पॉजिटिव इंटीजर विद द वैल्यू ऑफ n 1 2 3, इंटीजर नंबर चलेगा 1 2 3 में चलेगा पॉजिटिव में। ठीक है, देन हम बात करें किसको बताता है, सेल के बारे में बताता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम कह सकते हैं वो होता है बच्चों फॉर्मूला 2n²। तो ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, देखो इन्होंने क्या लिखा है n²। मैंने क्या बताया 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ऑर्बिटल का नंबर बताना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे ना हम, क्या गया n²। तो वही लिखा है देख लो, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेज एंड आर गिवन बाय n²। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ n कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल सेल ऑफ एटम। ठीक है, तो n इक्वल टू अगर 1 है तो k, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n, मतलब क्वांटम नंबर जो पार्ट है हमारा स्टार्ट हो चुका है और सबसे इजी पार्ट है। देन ये सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वाला पार्ट भी आगे बहुत अच्छे से जो है इसकी जरूरत पड़ती है, हमें यूज में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें पॉइंट जो लिखा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या लिखा है l, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, इट डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है ये। जनरली हम क्या सोचते हैं सबसेल के बारे में बताता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, मतलब क्या होगा 0 to n-1। एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि आपने लिया n इक्वल टू 3, तो l होगा क्या 0 से 2, 0 से 2, तो 0 होगा 1 होगा 2 हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर बच्चों वही लिखा हुआ है इसी टाइप से। देन आगे क्या लिखा हुआ है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल और सब लेवल, वही चीज हमने लिख दी बच्चों यहाँ पर। n इक्वल टू देखो यहाँ पर 1 के अंदर क्या हुआ l क्या आया 0, मतलब एक ही सब सेल, पहले में एक ही आया। सेकंड में हम बात करें सेकंड सेल में तो l इसके लिए 0 और क्या होगा 0 1, क्या होगा 0 1, ये सेकंड सेल 2 हो जाएंगे। अगर 3 की हम बात करें 3 सब सेल है किसके अंदर थर्ड सेल में। ठीक है, फोर्थ सेल में कितने होंगे 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बताते जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों यहाँ पर देखो पूरी टेबल भी दी हुई है, एक टेबल क्या है बच्चों n और l सब सेल का नोटेशन। अगर l 0 होता है बच्चों, ध्यान से देख लो l 0 है तो ये बताता है s को, l की वैल्यू अगर 1 है तो ये बताता है p को, l की वैल्यू 2 है तो ये d को बताता है, 3 है तो f को बताता है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जैसे 4 0 तो ये हो गया 4s, 4 1 तो n हो गया 4 और l है 1 मतलब p। ऐसे ही 4 के लिए 3 देखो बच्चों, तो ये हो गया n 4 और l इक्वल टू 3 किसके लिए होता है f के लिए, तो क्या लिख दिया 4f। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml से हम बताते हैं, क्या बता रहा है ये स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि ओरिएंटेशन बताता है बच्चों ऑर्बिटल्स का 3D के अंदर। ठीक है, कि 3D में वो किस टाइप से प्रेजेंट है। वैल्यू होती है इसकी क्या, m की वैल्यू चलती है -l से +l, -l टू +l, और अगर आपको टोटल बताना है m कितना आएगा तो कितना आता है 2l+1, कितना आता है 2l+1। ठीक है, देन हम बच्चों बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर कुछ वैल्यू ली हुई है और बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं बच्चों। देखो जैसे एक मैं चेक करके दिखाता हूँ, जैसे आपने लिया वैल्यू ऑफ l, क्या लिया बच्चों आपने 2, तो सब सेल कौन सी हुई d, तो m क्या आएगा 2l+1 से बता सकते हो ना 5, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 5, 2l+1 लगा दो, 2l+1 तो 2 × 2 + 1 कितना गया 5, तो ये 5 आ गया। ऐसे 3 के अंदर निकालोगे वैल्यू ऑफ l अगर 3 है तो ये f हो गया, f के अंदर 7 ऑर्बिटल, इसका मतलब s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, p के अंदर 3, d के अंदर 5, f के अंदर 7 हो गए 7। ठीक है, g के अंदर कितना हो गया 9। इस तरह से सीक्वेंस बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो हम क्या कहते हैं द 3 क्वांटम नंबर, जो हम क्या कह रहे हैं कहां से आ गई आपके पास SWE से आ जाती है। 4th क्वांटम नंबर हमें चाहिए, वो क्या आती है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है बच्चों, देखना जो काम का पॉइंट है बच्चों जो हमें मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 टाइप के स्पिन सेट यहाँ पर कहा है, एक इन्होंने दिखाया वैल्यू +12, दूसरी दिखाई है क्या -12। और ये जो स्पिन होता है बच्चों, क्या होता है स्पिन, इसकी खुद की एक्सिस पे होता है, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जैसे अर्थ जो है, अर्थ एक क्या होता है
इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है और एक खुद की एक्सिस पे इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो उसकी बात चल रही है। तो हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज के लिए हमने प्लस हाफ ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, तो वही प्लस हाफ माइनस हाफ आ गया और एरो की फॉर्म में इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी सारी सभी क्वांटम नंबर्स की, ठीक है। एन एल एम एस ये सारे पॉइंट जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किए वो आ चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन देखें यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ n इक्वल टू 3। फॉर्मूला देखा था हमने स्टार्टिंग में ही, n स्क्वायर, आंसर कितना जाएगा 9, आंसर कितना जाएगा बच्चों 9, ठीक है। ये देखो बच्चों आंसर 9 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी पता चल रहा है बच्चों, ठीक है, कि n की वैल्यू आपको दी है और l की भी दी है, तो बता सकते हैं ना इजीली, n अगर 2 है तो और l 1 है तो क्या हो गया ये 2 और 1 किसके लिए होता है, p के लिए, 2p हो गया ये, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं बच्चों हम शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर, वहां पर जो हम डायग्राम दिखाने वाले, अब डायग्राम देखिए बच्चों आपको समझ में जाएगा। ये जो बच्चों डायग्राम है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जहां पर ये लाइट हो गया वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, कम, ठीक है। तो ये हुआ 1s का, ये हुआ 2s का, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में देखो ये जो एरिया है ये सर्कुलर जो है एक दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड, क्या कहते हैं इनको हम, नोड। और पर्टिकुलर यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है हमारा रेडियल नोड। क्या फॉर्म हुआ है, रेडियल नोड। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, तो 2s के लिए निकाल सकते हो 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 1, तो एक रेडियल नोड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो नोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल, एक होता है एंगुलर, ठीक है। रेडियल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड को भी हम लिख देते हैं, होता क्या है ये एंगुलर नोड, इसकी वैल्यू निकल के आती है l से, ठीक है, वो भी दिखाई देगा। अच्छा ये तो हमने बात करी इनकी शेप की, एस की। आप इस शेप को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जैसे एक्सरे होता है, तो एक्सरे भी क्या होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा डार्क कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट ऐसा होता है, तो वो भी डेंसिटी को बताता है, डेंसिटी की वेरिएशन को। सेम वे में एक डायग्राम चलते हैं। अगर ग्राफ के अंदर बच्चों देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है बच्चों, देखो इधर साई आर की वैल्यू दी है, इधर क्या है आर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर साई की वैल्यू ज्यादा है, मतलब साई स्क्वायर भी ज्यादा होगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। तो इस तरह से इनको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये वही चीज आ गई बच्चों, देख लो नोड, नोडल सरफेस, ठीक है। नोडल सरफेस या सिंपली नोड्स कह सकते हो। टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या बनता है, n माइनस एल, n माइनस 1 ऐड कर सकते हो, n माइनस एल माइनस 1 और l को ऐड करो, क्या आएगा n माइनस 1, ठीक है। और बाउंड्री सरफेस डायग्राम बच्चों मैंने आपको दिखा दिया। ये किसका डायग्राम था बच्चों, s का। इसके बाद बच्चों जो डायग्राम आता है देखना, ये डायग्राम है बच्चों किसका, p का। डायग्राम क्या होता है, डम्बल शेप में, ठीक है। और p के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz। यही से बच्चों इनका नेम समझ में आता है, px मतलब जो डंबल शेप है वो कहां पर है, x एक्सिस पर, ठीक है। ये देख लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पर तो py हुआ, ये z एक्सिस पर तो क्या हो गया pz, ठीक है। ये डायग्राम हुए हमारे किसके, पीस की। देन हम बात करें नेक्स्ट जो डायग्राम आता है आपके पास, जो d के बच्चों डायग्राम है, ये d का डायग्राम बच्चों देखो, d का होता है क्या, डबल डंबल। तो ये हो गया बच्चों dxy, dxz, dyz। इन तीनों के केस चलते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर रिलेट करता हूँ, dxy, dyz, dzx। जो एक्सिस लिखा है xy, तो x और y एक्सिस के बीच में हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे एक डायग्राम हम देखें, ये dxy, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, आप देखो x और y के बीच में मिला है हमें, ठीक है। ऐसे इधर होगा, सेम इधर होगा, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये आप क्या कह सकते हो, जैसे ये x एक्सिस है ये y एक्सिस, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, एक्सिस पे आ गई। और dz स्क्वायर सबसे जो डिफरेंट होता है ये वाला बच्चों, ये z एक्सिस पे चल रहा है और ये जो है ये एक रिंग बन जाती है xy प्लेन में। और इसके अंदर बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक तो शेप सबसे डिफरेंट है d के अंदर, दूसरा पॉइंट बनता है इसके अंदर जो नोडल प्लेन है वो क्या हो जाता है, जीरो। नोडल प्लेन क्या होता है बच्चों, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर बच्चों, तो ये बात हुई हमारी इसकी। देन हम बात करते हैं एनर्जी की बच्चों। एनर्जी जो है क्या होता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देखो बच्चों यहाँ पर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज फॉलो। तो ये जो ऑर्डर चल रहा है ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, केवल n पे डिपेंड करता है, ध्यान रहे किस पे डिपेंड करता है, ओनली n पे। तो 2s 2p की इक्वल है, 3s 3p 3d इक्वल है, 4s 4p 4d इक्वल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिपेंड करता है n प्लस एल पर, और जहां पर n प्लस एल सेम आ जाता है वहां पर हम क्या कहते हैं कि एनर्जी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसका n ज्यादा एनर्जी उसकी ज्यादा कह देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये पॉइंट हमें दिखाई देते हैं, देखो डायग्राम में चल रहा है, ठीक है। इधर देखो ये 1s,
इधर 2s 2p की एनर्जी इक्वल है, और जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको क्या कहते हैं हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इधर एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। लेकिन उधर देखो डिफरेंट है, कैसे आई देखो, जैसे अगर मुझे कंपेयर करना है 2p और 2s में, तो n प्लस एल क्या आया, 2 + 0 2, इधर 2 + 1 3, इसको भी ले लेते चलो, 3 + 0 3, ठीक है। तो इसके लिए n प्लस एल सबसे कम, इसकी एनर्जी सबसे कम। इन दोनों में n प्लस एल सेम आया, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो इस वाले की एनर्जी ज्यादा हो गई इससे, ठीक है। ऐसे ही 4s और 3d में देख सकते हो, 4s और 3d में 3d की एनर्जी ज्यादा, देखो ये 4s और 3d, 4 + 0 3 + 2, ये आया 5, ये आया 4, तो इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा, तो 4s से ज्यादा कौन होता है, 3d। किस केस में, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों किसकी, एनर्जी की। एनर्जी को लेकर ही बात किया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। n = 1 जो होता है हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो होता है ग्राउंड स्टेट, उसके आगे होती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, एनर्जी का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। ये जो शिल्डिंग इफेक्ट है या जेड इफेक्ट की बात बच्चों एक्चुअल में हम कहाँ पे करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो पीरियोडिक टेबल, वहां पे बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे जेड इफेक्टिव को लेकर, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते, देखो बच्चों क्या क्या है और, ठीक है। यहाँ पर आते फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन इलेक्ट्रॉन। एक बच्चों ऑर्डर यहाँ पे दिया, ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट एनर्जी का, कहाँ से आता है ऑर्डर, ये ऑर्डर आता है आपका कहाँ से, जो फॉर्मूला है हमारा E प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं हम, -z²/n²। तो n जब बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है, n जब बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी बढ़ती है, लेकिन z जब बढ़ेगा तो एनर्जी कम होती है, उससे ये आधा बच्चों ऑर्डर। तो देख लो z इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, z अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या कह देंगे, एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, और सब में n फिक्स है, 2 चल रहा है देख लो, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम, तो इसको लेकर बच्चों अपने पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। पहला आता है ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो बच्चों साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक जो है वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, बिल्डिंग। क्या कहा था बच्चों यहाँ पर देखना, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो स्टेटमेंट है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सिंपल सा पॉइंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जाना है, और ऑर्डर ऑफ एनर्जी पहले निकाला हुआ है n + l रूल से, ठीक है। तो वो जो हमने निकाला हुआ n + l से आप चेक करना, यही ऑर्डर आपको दिखाई देगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। एटलीस्ट यहां तक ये बिल्कुल अच्छे से याद करना है हमें, क्योंकि 1 to 30 एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन यहीं से आता है बच्चों, ठीक है। ये बात हुई किसकी, ऑफबो प्रिंसिपल की, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों देखना पॉइंट, ये बच्चों पैटर्न फॉर्म में भी हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहा इन्होंने सीधा, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मतलब इस तरह का कहीं भी कॉन्फिगरेशन आ जाए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। ये बात की किसने, पाउलीज ने। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों देखो क्या है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, इट स्टेट्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पीडीएफ, मतलब डीजेनरेट जो चलते हैं हमारे, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जहां पर प्रेजेंट होते, डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to that subcell has got 1 electron each that is singly occupied। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका पीस जो सबसेल है उसके अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन बनने, तो एक एक करके सेम स्पिन में सभी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन उसके बाद अगर लगता है और इलेक्ट्रॉन फिल करने तो पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो पहले सेम स्पिन में जाना है, जब कंप्लीट हो जाते हैं सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये बात कही कि इन्होंने हंट्स ने, ठीक है। देन हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम जो हम जनरली पढ़ते हैं 1s2 2s2 2p6 इस फॉर्म में चलता रहता है, वो होता क्या है बच्चों देखना, उसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं, और सिंपल एग्जांपल ही देखने बच्चों में अब, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों लिथियम का, ठीक है। तो लिथियम का कॉन्फिगरेशन हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1s2 2s1 ये होता है, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल समझो, जो 1s है देन 2s 2p 3s 3p 4s 3d, समझना बच्चों ये 1 to 30 तक सादा हो जाएगा। यहाँ से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 1s1, ये खत्म हो गया, ये हाइड्रोजन का आ गया। अगर मुझे हीलियम पे जाना है तो ये 1s2, ये हीलियम का हो गया। लिथियम पे जाना है तो 1s3 भी कर सकता, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएंगे, ये तो 2 ही रहेगा, ये फुल हो चुका है। अगले वाले पे आ जाओ 2s1, तो यही लिखा है यहाँ पर देख लो, ये 1s 2s, ठीक है। इसी तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे। मान लो मुझे किसका फिल करना है, नियोन का, नियोन में होते हैं 10, तो 1s2 ये 2s2 2p6 ये हो चुका है बच्चों नियोन का। अगर मुझे जाना है किस पर, कैल्शियम पर, जिसका होता है 20, तो 10 यहाँ हो चुका है,
अगेन 2 फिल किए, कितना हो चुका है अब 12, 6 फिल किए यहाँ पर मैक्सिमम 18 हो गया, और ये अगेन 2 20 हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है बच्चों किसका, कैल्शियम का। और ऐसे ही आगे जाते हैं स्कैंडियम 21, तो आप क्या कहोगे 3D1, ये स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, ये हो गया बच्चों वेनेडियम, ठीक है। क्रोमियम को अभी छोड़ रहा हूं मैं। मैग्नीज पे जाते तो बच्चों ये क्या होता है 5 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा, लास्ट आएगा हमारा जिंक, वो क्या हो जाएगा 3D10। अब इसमें 2 एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, जिसमें क्या होता है ये S में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और D में 5 होता है या 10। इसमें D में 5 हो जाता है, इसमें D में 10, मतलब जिनको हम कहते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है बच्चों, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, देख लो क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर क्रोमियम एंड कॉपर को लेकर जो बात करते हैं बच्चों हम, ठीक है, ये लिखा बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल, ठीक है। कॉपर एंड क्रोमियम को लेकर बात कर रहा है बच्चों। तो इसको लेकर जो रीजन दिया जाते हैं वो रीजन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, D5 है, ठीक है, D5 है, तो क्या होगा बच्चों ये पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल है। अगर D4 होता तो एक ऑर्बिटल खाली रहता, ठीक है, तो सिमेट्री वहां पर नहीं दिखती। सिमेट्री से होता क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिमेट्री से होता क्या है बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो D5 के अंदर क्या हो गया, स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी बच्चों क्या होती है, क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला जो है क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगेन, ठीक है। तो यहां पर हम समझे बच्चों कि जैसे ये आपका D5 है, ठीक है, D5 बच्चों, तो इसको सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। D5 आपके पास है और D4, ठीक है, और एक को ले लिया मैंने बच्चों यहां पर, जिसमें मैं D4 को दिखाने वाला हूं। ये मैंने लिया D4, इधर लिया D5। क्या कह रहे हैं बच्चों समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगले 3 से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो इसके पास मेथड कितने हुए 3। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगले 2 से पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, कितना हुआ 2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन से पोजीशन चेंज कर सकता है, मतलब 1। टोटल कितने आया 6, ठीक है। वही यहां पर देखें तो ये नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 4 के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। इस तरह से आगे चेक करोगे तो 3 2 1 और आएगा 10, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि एक एक्सचेंज में x जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो यहां 6x होगा और यहां 10x, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज कहां हुई, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब स्टेबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रीजन हम देते हैं किसके अंदर बच्चों, क्रोमियम एंड कॉपर में। मतलब क्रोमियम कॉपर में हम सीधा हाफ फील्ड फुल फील्ड कह देते हैं, लेकिन उनका भी रीजन समझे तो वो रीजन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। और बच्चों यहाँ पे आके बच्चों आप देख लो, ये आगे कॉन्फ़िगरेशन कुछ और ही रखे, 1 to 30 यहाँ तक समझते हैं, आगे के जितने कॉन्फ़िगरेशन हम पीरियोडिक टेबल में जाके समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और चैप्टर बच्चों आपका एंड हो जाता है। थैंक यू।